का मेरा अनुभव ये रहा है। अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए, पत्रकार जो बिहार में हैं उनकी नज़र से ये कोई बहुत बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर की है। तब से मैं एक बात कह रहा हूँ कि बिहार में जो महागठबंधन बना है ये विशुद्ध रूप से बिहार की राजनीतिक घटना है। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। उसके बाद की जो घटना है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन की, इंडिया की, तो आप देख रहे हैं हर मीटिंग में जब नीतीश जी पहले मीटिंग से आप लोगों ने, बिहार के पत्रकारों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने हल्ला शुरू किया कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक बनेंगे। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है, भाई आप कैसे किसी इस तरह के राष्ट्रीय प्रयास के संयोजक बन सकते हैं? आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री हैं नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा? भाई उस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू की वहां पर क्या ताकत है? तो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, इंडिया के अलायंस में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, या कुछ लोग यहाँ अपने अति उत्साह में इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 एमपी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार, आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है। एक देश एक चुनाव की बात हो रही थी, क्यों नहीं एक देश और एक शिक्षा की बात? देखिए, एक देश और एक शिक्षा, पहले से शिक्षा नीति तो लागू ही है, उसके लिए अलग से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में एक शिक्षा नीति लागू है, आज से नहीं वर्षों से लागू है। राइट ऑफ एजुकेशन जो है, आरटीई बिल यूपीए के जमाने से है। एक देश एक चुनाव की जो बात है, अभी ये बिल आया नहीं है, चर्चा चल रही है कि बिल सरकार लाने वाली है, एक कमेटी बनाई गई है, उसको उसका रिपोर्ट आने दीजिए, उसकी रिकमेंडेशन आने दीजिए। दिक्कत ये है कि अभी हम लोग समाज में हर विषय पर कमेंट करने के आदी हो गए। अगर आप मूल विषय को देखिएगा तो इसमें कोई गलत दो राय नहीं है कि पूरे देश में हर वर्ष 6 महीने पर चुनाव होना वो देश के हित में नहीं है। 1965 तक ये व्यवस्था लागू भी थी, इसलिए अगर एक देश और एक चुनाव हो तो वो होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि आखिर पिछले 50 वर्ष से एक दूसरी व्यवस्था बन गई है। अगर आप इसको रातों रात बदलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे तो उससे कई लोगों को फायदा, नफा, नुकसान हो सकता है। तो अगर नियत सरकार की ठीक है और वो 4-5 वर्ष का एक ट्रांजिशन का फेज लाएं, ताकि सारे स्टेक होल्डर, मतदाता, राजनीतिक दल और दूसरी संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, सबको समय मिले कि वो अगले 4-5 वर्ष में
इस तरह से तैयारी कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि वो एक देश एक चुनाव में भागीदार बन सकें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत नियत से ला रहे हैं तो उसके लिए तो कोई उसका जवाब है नहीं, जब वो आएगा तभी पता चलेगा। मैं एक उदाहरण भी देता हूँ। मान लीजिए कि आप आतंकवाद निरोधी कानून बनाते हैं, तो आतंकवादियों के खिलाफ कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन उस कानून की आड़ में अगर किसी वर्ग विशेष को, संप्रदाय विशेष को आप टारगेट करेंगे, आपकी नियत उनको परेशान करने की है, तब तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही। तो थियरी में इन प्रिंसिपल वन नेशन वन पोल, इसमें कोई बहुत गलती नहीं है, ये बल्कि सब देश के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये किया जा रहा है तो सही नियत से किया जाए और सबको इसमें शामिल होने और इसमें एडजस्ट होने के लिए एक 3, 4, 5 साल का एक प्रक्रिया, एक समय दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति, हर दल, हर स्टेक होल्डर अपने आप को इसमें तैयार कर सके, तो उससे देश को अल्टीमेटली फायदा हो सकता है। बिहार की शिक्षा नीति जो भी है उसमें सुधार आ पाएगा, आपका अनुभव के अनुसार आपने बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, आपने कहा 50 साल पहले भी शिक्षा नीति ऐसी थी और अभी भी है। मैंने शिक्षा नीति की नहीं, शिक्षा व्यवस्था की बात करी, दोनों में फर्क है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में मैंने कहा बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन इसी बिहार में गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट था, इसी बिहार में लंगट सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था, ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे। और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी 1-2 ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया, ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए, उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने जो परिकल्पना की है कि अगर इसका 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में, इसको याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। और अगर हर साल आप हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे, तो हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं, प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए, तो 5 विद्यालय 5 साल में बन जाएंगे और धीरे धीरे आप एक नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। आप जब दिल्ली में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो विद्यालय आपके घर के बगल में नहीं है, विद्यालय आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और आपके बच्चे वहां पढ़ने कैसे जाते हैं? स्कूल बस आता है, स्कूल बस में बच्चे बैठते हैं और विद्यालय तक जाते हैं। अगर आप बिहार के प्रखंडों को ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं हर प्रखंड में, तो किसी भी गांव के बच्चे को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हर गांव में आप स्कूल बनाएं, आप 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में, पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए, वहां पढ़ें और पढ़ के वापस जाएं, वो मेरी समझ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। जैसे अभी सरकार का जो प्रयास चल रहा है, जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? यही पूरे में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्र में, जो पूरे विश्व में हमने देखा समझा कि बजाय इसके कि आप हर जगह अस्पताल बनाएं, आप 2 ही अस्पताल बनाएं, 4 अस्पताल अच्छा बनाएं और एम्बुलेटरी केयर से पूरे जनसंख्या को उससे जोड़ें, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। बजाय इसके कि हर गांव में पीएचसी बना दें जहां भैंस, गाय और बकरी घूम रही है। अगर आप 4 अच्छे अस्पताल भी, 5 अच्छे अस्पताल भी एक जिले में बना दें
और एम्बुलेटरी केयर बना दे, लोग फोन करें, एम्बुलेंस वहां पहुंचे, उनको उठाकर अस्पताल में लाए, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। तो बिहार में मेरी जो सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम आप 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाएं, बजाय इसके कि आपने 25, 30, 40 व्यवस्था बनाई हुई है, जहां पर आप खाली खिचड़ी बांट रहे हैं और चोरी करा रहे हैं। और ये पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। शिक्षा का बजट 40,000 करोड़ का है बिहार का, 40,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार में खर्च हो रहा है शिक्षा पर, और आप स्कूलों की दशा देख लीजिए क्या है। कई पार्टियों का आपने नेतृत्व भी किया था, मतलब उसको सलाह भी दिया था, उस समय आपको ऐसा नहीं लगा था कि बिहार की स्थिति ऐसी है? देखिए, जब हम काम पहले करते थे, वो काम हमारा पार्टियों को ये सलाह देना था कि आप अपनी राजनीतिक संगठन को कैसे व्यवस्थित करेंगे, जनता को अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे और चुनाव को व्यवस्थित तरीके से कैसे लड़ेंगे। वो चुनाव प्रबंधन अलग बात है, और समाज में सुधार करना और समाज में व्यवस्था बनाना वो अलग बात है। आपका सवाल ये है कि आपको पहले क्यों नहीं समझ में आया, तो इसका जवाब सुन लीजिए। हमको समझ तो तब आएगा जब हम वो सीखेंगे, करके देखेंगे। आप पत्रकार तब बने होंगे जब पत्रकार की आपने पढ़ाई की, कुछ दिन पत्रकारिता की, आपको लगा कि नहीं प्रिंट से ज्यादा अब मोबाइल से ज्यादा चलेगा, तो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमने जो किया है वो अपनी क्षमता, अपने प्रयास, अपनी ताकत से किया है। हमने 10 साल उस काम को किया, बिहार में ही नहीं पूरे देश में किया। कुछ सफलता भी मिली, लेकिन हमने देखा कि जिन लोगों को हम जिता रहे हैं, नेता और दल तो जीत रहा है, लेकिन इससे समाज नहीं बदल रहा है, लोगों की जिंदगी नहीं बदल रही है। इसीलिए उस काम को छोड़ा। कोई हमको किसी कोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया था कि वो काम आप छोड़ दीजिए और ये काम कीजिए। मेरे मन में ये समझ हुई, बात आई कि अगर हमें भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है और मैं नेताओं को, दलों को सुझाव देकर जिता सकता हूं या जीतने में मदद कर सकता हूं, तो मुझे ये प्रयास समाज के स्तर पर करना चाहिए, ताकि समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाले जिनकी सोच सही है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फिर उनकी मदद करें। इसीलिए ये जन सुराज के तहत हमने कोई दल तो बनाया नहीं है। हम बिहार की जनता को मिल रहे हैं, उनसे उनके विषयों को समझ रहे हैं, और साथ में उन लोगों के बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकाल रहे हैं जो मेरी समझ से या समाज की समझ से ऐसे लोग हैं जो नई व्यवस्था बना सकते हैं, जिनके मदद से एक दल बना लिया जाए, चुनाव जीत लिया जाए, कल एक सरकार बन जाए, तो शायद समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। भाई, ये जो पूरी सोच है, ये महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, आज वाली कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, उस सोच से प्रेरित है। हम लोगों को लगता है कि भाई ये गांव-गांव घूमने से, लोगों के सलाह करने से कैसे बात बनेगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग अनपढ़ हैं, जातियों में बटे हैं। तो मैं आपके द्वारा लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आजादी से पहले तो समाज में इससे भी ज्यादा अनपढ़ लोग थे। आजादी के समय तो 15% से कम लोग पढ़े लिखे थे, तो ज्यादातर समाज तो अनपढ़ था। जाति व्यवस्था आज से भी ज्यादा रिजिड थी। इसके बावजूद आपने देखा कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी के नेतृत्व में हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, देश भर के लोग साथ में बैठते थे, वो सब मिलकर तय करते थे कि इस साल देश में कांग्रेस का नेता कौन होगा, किस विषय पर आंदोलन चलाया जाएगा और कैसे उसको सफलतापूर्वक जमीन पर लागू किया जाएगा। फिर अगले साल नया अधिवेशन होता था, नई लीडरशिप, नया आंदोलन, नई व्यवस्था। तो अगर ये व्यवस्था 100 वर्ष पहले लागू थी, तो मेरा अपना मानना है कि ये व्यवस्था फिर से यहाँ बनाई जा सकती है। और अगर गांधी की सोच से प्रेरित होकर गांधी की परिकल्पना को अगर हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार में पश्चिम चंपारण और गांधी जी के उस आश्रम से शुरू न करके कहाँ दूसरे जगह से शुरू करेंगे। वहीं से गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन की शुरुआत की थी, तो हमने भी सोचा कि वहीं से इसकी प्रेरणा मिले, वहां उनको नमन करके इस यात्रा की शुरुआत करी है। देखिए, ये जो अभी चर्चा चल रही है 4-5 दिनों से, जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें तो दोनों शब्दों का प्रयोग है, इंडिया और भारत दोनों। अब आज की जो लोग शासन में हैं,
वो अगर इंडिया के बजाय इसको भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें मतलब जो भी चुनकर आया है उसका प्रीरोगेटिव है। मान लीजिए कि किसी जमाने में हम लोग बॉम्बे कहते थे, आज उसको मुंबई कहा जा रहा है। कभी कि मद्रास कहते थे, आज उसको चेन्नई कहा जा रहा है। अब ये सही है कि गलत है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में जो जनता है उसके विल को ही आप अंतिम विल मानते हैं। जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान की चर्चा करते हैं, उसमें क्या उसका पहला ही लाइन क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। ठीक है, तो लोगों ने जो मत दिया और जिसको सरकार में बैठाया वही लोगों का जनमत है। अब सरकार को निर्णय लेने दीजिए। लोग अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो इसीलिए तो हर 4 वर्ष पर 5 वर्ष पर चुनाव की व्यवस्था है। अगर सरकार जनता के इच्छा आशा अनुरूप काम नहीं कर रही है तो 5 वर्ष में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर जनता उस बात पर ध्वनि मत से वोट दे रही है, लोगों को फिर वापस जिता रही है, तो आपको हमको अच्छा लगे या नहीं, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जनता से ऊपर तो कोई नहीं है देश में। कोई विद्वान, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ज्ञाता, कोई ज्ञानी ये नहीं कह सकता है कि हम बिहार में या देश में जनता से ऊपर हैं। तो जनता का विल ही अंतिम विल है। उन्होंने जिनको चुना है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जनता के आशा अपेक्षा के अनुरूप आप काम करें। वो काम करें या न करें, जनता के पास इसीलिए व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष पर जनता के पास ये पास होने के लिए आपको आना पड़ता है। अगर चुनकर गए हुए व्यक्ति जनमत के भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे, तो जनता अपने मत के द्वारा उसको जाहिर करेगी। और इसमें हमको आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है, जाति में बंटा। सारी कमियों के बावजूद जनता को ये समझ है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपने देखा बड़ी बड़ी सत्ता में लोग, बड़े बड़े पावरफुल लोग इस देश में 10 वर्ष में जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। सारा समीकरण, सारा पैसा, सारी व्यवस्था, सारी मैनेजमेंट आपकी घरी की धरी रह जाएगी। तो जनता के निर्णय पर, जनता के मत पर हम लोग का भरोसा होना चाहिए, चाहे वो इंडिया भारत का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो। अगर जनता का मत है कि ये होना चाहिए तो किया जाएगा। अगर सरकार जनता के मत के विपरीत कर रही है तो जनता के पास अभी 6 महीना के बाद अवसर आएगा, आप वोट के जरिए इसको नकार सकते हैं। मायावती जी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम रखकर देश का मजाक उड़ाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कदम उठाना चाहिए? आप देखिए, इंडिया नाम तो पर से उन्होंने रखा नहीं है। उन्होंने तो INDIA रखा है। वो तो एब्रिविएशन है जो इंडिया बन गया। कई लोगों के नजर में ये टैक्टिकल स्मार्ट मूव है। आप चुनाव लड़ने गए हैं तो आपको अपनी ब्रांडिंग, अपनी बात पहुंचाने के लिए कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इलीगल कुछ नहीं है। इथिक्स और मोरल को लेकर आपकी अपनी भावना हो सकती है कि इथिकली ठीक है कि नहीं, लेकिन नाम उन्होंने जो रखा है वो स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट मूव है। अपने आप को इंडिया बता देना, अपने अलायंस को इंडिया बताना या बताने की कोशिश करना। लेकिन सिर्फ नामकरण से किसी की जीत हार नहीं होती है। जनता इससे ज्यादा समझदार है। अगर इंडिया के नैरेटिव में, इंडिया के लीडरशिप में, इंडिया के कार्यकलाप में, इंडिया अलायंस के जनता का विश्वास होगा, वो मत देंगे तभी मत मिलेगा। खाली मैं अपना नाम कुछ भी रख दूं उससे हमारा परिचय वो नहीं हो जाएगा। वो तो एक बार को आप कह सकते हैं, अपने आप का अपना नाम आप बदल लें, अपने पिताजी का नाम बदल लें, उससे क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली तो जो आपका अपना कैरेक्टर है, जो आपका कार्य है, जो आप करके दिखाते हैं, आपका परिचय या आपकी पहचान तो उससे होगी, नाम से थोड़ी ना होगा सिर्फ। सर, भारत में अभी 4 नाम से माना जाते हैं, आर्यवर्त, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। उसमें इंडिया में क्रिकेट नहीं था, वो अंग्रेजों का दिया हुआ था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भारत को नाम रख करके इंडिया को बंद किया जा रहा है। तो मेरे भाई ऐसे मेरा सवाल वो नहीं है सर। तो BCCI का कहना है कि वीरेंद्र सहवाग की जर्सी पे चाहे कोई भी ड्रेस पे भारत लिखा जाए। तो क्या इंग्लैंड का खेल है क्रिकेट, जो कि भारत में अभी सभी देशों में खेला जा रहा है, तो क्या इंडिया को ना रख करके भारत को लिखा जाए, तो क्या क्रिकेट भी बंद कर दिया जाए? BCCI का कहना है। देखिए मेरे भाई, ऐसा है, कई चीजों को आप लोग बिल्कुल ही अलग ही दिशा में आप लेकर जा रहे हैं। चाय
भारत से बाहर से आया है। कई चीज जो आप हम खाते हैं, हल्दी है, आलू है, कोई डिश आप खाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज भारत से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भारत के लोगों ने उसको अपना बनाया है, अपने तरीके से उसको हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्रिकेट इंग्लैंड से आया है इसलिए हम लोग क्रिकेट न खेलें, ये तो बात सही नहीं है। चाय इंग्लैंड से आया तो हम लोग चाय न पिए, आप कोल्ड ड्रिंक अमेरिका से आया है तो आप कोल्ड ड्रिंक न पिए। ये भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति भारत से हुई है जो विदेशों में आज पॉपुलर है। बहुत सारी चीज जो दूसरे सभ्यताओं से हम लोगों ने सीखा है। ये मेल जोल आज की किसी सरकार और राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है, तो मानव सभ्यता का हिस्सा है, मानव सभ्यता के एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो इसका सम्मान होना चाहिए। और ये बेकार की बात, क्रिकेट बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संविधान में 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं इस देश के नाम को लेकर। संविधान सभा में जो चर्चा हुई, अगर आप पूरे उस चर्चा को पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि भारत और इंडिया के नाम पर डिबेट नहीं हुआ है। ये कल परसों कई अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है, पूरा डिबेट प्रकाशित किया गया है। कई लोगों ने उस समय भी कहा कि भारत कहें दैट वाज इंडिया, किसी ने कहा इंडिया दैट वाज भारत। तो इस तरह की बहुत माइन्यूट बातों पर भी देश के संविधान को बनाने वाले लोगों ने, देश के फाउंडिंग फादर्स ने बहुत लंबी चर्चा करके उन्होंने एक फ्रेज बनाया, इंडिया दैट इज भारत। तो उस अभी तक तो वही उपयोग में है। अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या किए जाने की बात हो रही है तो ये करने का अधिकार भी यहाँ के लोगों को है। और लोग का जो मत है, लोग का जो विल है, वो रिफ्लेक्ट होता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा बिल आता है उस समय उस पर चर्चा होने दीजिए। निर्णय जो जनता के प्रतिनिधि लेंगे उसको देखा जाएगा। अगर जनता के प्रतिनिधि जनता के भावनाओं के विपरीत निर्णय ले रहे हैं, तो मैंने अभी बताया जनता के पास अवसर है, 6 महीने के बाद चुनाव होगा, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। मेरा एक सवाल है सर कि अभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को जो लेकर जो अभी बिल आ रही है, इस पर एक मजदूर किसान जो है, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो दिन भर में 500 रुपया कमाते हैं और घर आते हैं तो उनका बिल जो मीटर का रिचार्ज होता है वो खत्म हो जाता है। भैया मीटर रिचार्ज पे हमने बोला, आपने सुना नहीं। सुनिए, आप जो कह रहे हैं 500 रुपया तो बहुत ज्यादा है। बैठिए, बिहार का एक आर्थिक सर्वेक्षण पहले आपको बता दूं, आप आंकड़ा ठीक कर लीजिए। बिहार में 80% लोग दिन में आज भी 100 रुपया नहीं कमाते हैं, 500 रुपया बहुत होता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है सालाना। मतलब अगर 35 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 3,000 रुपया महीना। अगर डिस्ट्रिक्ट्स को देखिएगा तो यही बगल का जिला समस्तीपुर है, वहां प्रति व्यक्ति आय है 25,000 रुपया। और प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा कमाने वाले लोग भी हैं और नीचे कमाते। 80% आदमी तो 100 रुपया नहीं कमाता है। इसलिए बिहार में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था कई वर्गों के, कई परिवारों के लिए बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, ये उनके पहुंच के बाहर की बात है। इसलिए बिहार में ये व्यवस्था बाहर का कट कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। लोगों को आपको सहूलियत देनी पड़ेगी। आप प्रीपेड मीटर बनाकर लोगों से अगर पैसा मांगना चाहेंगे तो अब नतीजा यही होगा कि कई परिवारों को पैसे के अभाव में, रिचार्ज के अभाव में कई रात दिन बिना बिजली के रहना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि कई लोग अपना मीटर रिचार्ज कराते हैं लेकिन भूखे पेट सो जाते हैं। इस पर अरे भैया, यही बात तो वही हुई कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो या तो आप खाना खा लीजिए, या गैस सिलेंडर भरवा लीजिए, या फिर बिजली रिचार्ज करा लीजिए। जैसे आपने देखा होगा गांव में सिलेंडर के दाम को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है? इसलिए पेट्रोल पे नहीं होता है, डीजल पे उतना नहीं है। क्यों? मान लीजिए अभी इसलिए नहीं होता, इसका अध्ययन जाकर कर लीजिएगा। अगर आपके पास 100 रुपया है पेट्रोल भराने का, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया तो पहले अगर 0.9 लीटर मिलता था, अब 0.8 मिलेगा, आप उसी से काम चला लीजिएगा। लेकिन आप 100 रुपया से ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो आपको 1200 रुपया तो एक बार जुटाना है। और वो गरीब परिवारों के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि 1000 रुपया 1200 रुपया एक साथ इकट्ठा करें। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जब आदमी मजदूरी करता है, हर दिन अपने खाने में कटौती करता है, खर्चे में कटौती करता है, तब सिलेंडर रिचार्ज होता है। जो गांव में हम लोग देख रहे हैं, सिलेंडर जब खत्म होने लगता है तो परिवार के लिए वो 7 दिन 10 दिन एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है
कि कहाँ से फिर भराने के लिए 1200 रुपया आएगा। वही बात बिजली के मीटर में, प्रीपेड मीटर में भी होगा। यहाँ की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के सरकार को ये सोचना चाहिए कि प्रीपेड के बजाय अगर आप पोस्टपेड ही रखेंगे तो लोगों को देने में सहूलियत होगी। अगर आप प्रीपेड कर देंगे तो समाज का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे जो सफलता एक मिली है घर घर बिजली पहुंचने की, इस सफलता से वो वंचित रह जाएगा। सर, राहुल जी की पद यात्रा के 1 वर्ष पूरे हो गए, उस पद यात्रा की उपलब्धि आपकी नजर में क्या है? नहीं, राहुल जी की पदयात्रा 1 वर्ष तो हुई नहीं। राहुल जी ने पदयात्रा 6 महीने की, सितंबर से शुरू किया और शायद जनवरी में खत्म किया। अब उपलब्धि उनकी क्या है ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकेंगे, मैं तो उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। बिहार में जातिवाद कैसे खत्म कीजिएगा? हमको खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम कोई समाज सुधारक तो है नहीं, तो हम क्यों जातिवाद खत्म कर। जाति जो है वो समाज की सच्चाई है। जाति जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है उतनी ही बड़ी आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी है, गुजरात कर्नाटक में भी है। आप वहाँ शायद गए नहीं है, वहाँ काम आपने किया नहीं है। चूंकि बिहार एक गरीब राज्य है तो लोगों को एक तोहमत लगाने के लिए मिल जाता है कि हर चीज बिहार में इसलिए खराब है कि यहाँ जातिवाद बहुत है। आप जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं है, मध्य प्रदेश में जातिवाद नहीं है, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है वहां जातियों के समीकरण नहीं बनाए गए, गुजरात में जातिवाद नहीं है। आप कहाँ गए हैं, कहाँ पर आपने काम किया है? आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में अगर जाति होता, दूसरे जगह नहीं होता, तो मैं आपकी बात मान लेता। जाति तो पूरे देश में है। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसमें बिहार जातीय विकास नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या लालू भैया नीतीश कुमार क्या खुश आ रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं, ये आपकी चिंता है। नीतीश कुमार से बिहार की जनता, हमको तो खाली एक चीज दिख रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता नाखुश नजर आ रही है। नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हैं कि नाखुश नजर आ रही, काहे आप परेशान हो रहे हैं? ये आदमी 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 42 को इनके पास विधायक है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना रखा है, उसका आप काम नहीं कर रहे हैं, आप नाखुश नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई, बिहार की जनता के लिए कुछ कर लीजिए। वो नाखुश नजर आ रहे हैं तो यहाँ के राजा हैं कि नाखुश नजर आ रहे हैं तो आप घबरा रहे हैं। आप लोग ऐसी व्यवस्था बना लिए हैं कि मुख्यमंत्री नहीं हुआ जैसे वो राजा है यहाँ के, कि राजा को छींक आ गई तो पूरी जनता को पर। अरे यहाँ बिहार की 13 करोड़ जनता नाखुश है, हम लोग परेशानी में सब जी रहे हैं। लोगों के बच्चों के पढ़ाने की सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है, 100 रुपया खाने को नहीं है। आप उसकी चर्चा नहीं करके तो पूछ रहे हैं नीतीश कुमार नाखुश हैं। अरे भैया कोई स्टाइल नहीं है। दिन में आप चलते हैं, बहुत पसीना निकलता है, लोग टीका ओका लगा देते हैं तो पोंछने के लिए गमछा लेकर चलते हैं, इसमें स्टाइल क्या है? बिहार का कौन सा मजदूर वर्ग, कौन सा सामान्य आदमी है जो गर्मी में गमछा लेकर नहीं चलता है? सब स्टाइल बनाया है। गमछा एक स्वाभाविक सहज तरीका है चेहरा को पोंछने उछने के लिए, कि रास्ते में चलते समय बहुत पसीना निकलता है या लोग टीका लगा देते हैं, कभी आपको मुंह धोना पड़ता है, तो आप बगल में तौलिया लेकर चले, उससे अच्छा है कि गले में गमछा लगाए हुए हैं, तो उसे पोंछने में सहूलियत और आसानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।